हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीसी इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ते हैं आज की हमारी 4th नंबर क्लास, चौथी क्लास। ठीक है, और आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरी सीरीज चल रही है, जो ये सिलेक्शन वाली सीरीज़ रहने वाली। दोस्तों 25 वर्षों का मैं जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको एक साथ में व्याख्या सहित आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों तो अभी तक हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं और अब हम अगला टॉपिक है राजवंश। और राजवंश से जितने भी क्वेश्चन हैं, इसके अंदर संपूर्ण राजवंश के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम एक साथ देखने वाले हैं। दोस्तों तो ये आपको मैं बता देता हूँ, पार्ट फर्स्ट है ये, करीबन 4 या 5 क्लास के अंदर है, वो पूरा संपूर्ण राजवंश आपको कंप्लीट हो जाएगा। और इससे आए हुए 25 वर्षों में जो भी क्वेश्चन हैं जितने भी एग्जाम के अंदर, वो आपके सामने कंप्लीट हो जाएंगे। और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप इसको चूकना नहीं। यह एक सिलेक्शन वाली क्लास है दोस्तों, ये एक रामबाण क्लास है। तो रोज़ शाम 7 बजे देखना न भूलें। अगर सफलता का सिर्फ एक ही तरीका है, कठिन परिश्रम कीजिए, अनुशासन में रहकर कीजिए और अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा कीजिए। दोस्तों तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का सेशन राजवंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और कैसे पूछे जाते हैं वो हम इस सीरीज के माध्यम से आपको पूरा कवर करवाने जा रहे हैं। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? और यह पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, बताइए भाई, किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जय सिंह सेकंड। जय सिंह सेकंड ने जयपुर का निर्माण करवाया। अब जयपुर का निर्माण उन्होंने करवाया कब था? तो देखिए 1727 के अंदर। कब करवाया था? 1727 के अंदर करवाया था। ये बात आप है वो याद, 1727 में करवाया गया। ठीक है, 18 नवंबर 1727। जो ये कच्छवा वंश के क्या थे दोस्तों? शासक थे। कच्छवा वंश था जयपुर के अंदर। ठीक है, अब जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है और पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, और जयपुर के जो संस्थापक है वो कौन है? जय सिंह सेकंड। अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, यहाँ से आप व्याख्या भी देख सकते हैं। पूर्व का पेरिस कहा जाता है, गुलाबी नगर, और सीवी रमन के शब्दों में रंगश्री के द्वीप यानी कि आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कच्छवा नरेश जय सिंह सेकंड के द्वारा की गई। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो किस किस में कौन आया था ब्रिटिश साम्राज्य से यानी ब्रिटेन से? तो इसका जो राइट आंसर होगा, और यह किस एग्जाम में आया हुआ? छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 के अंदर आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, प्रिंस अल्बर्ट। कौन है? प्रिंस अल्बर्ट है। वो 1876 के अंदर जयपुर शहर में आए थे, इसलिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। किस किस में? प्रिंस एल्बर्ट है, वो भारत या राजस्थान के जयपुर शहर में आए थे। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि गुलाबी रंग से रंगवाया था, उस समय जयपुर का शासक कौन था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जयपुर का शासक उस समय कौन था? राम सिंह सेकंड। कौन था? राम सिंह सेकंड है, वो जयपुर का जो क्या थे दोस्तों? सम्राट थे या शासक थे। तो इतनी सी बात आप याद रखना। और राम सिंह का जो शासन काल था वो कितना था? 1835 से लेकर 80 तक था। और ये 76 के अंदर आए। कौन? 1876 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, और आप देखना चाहते हैं तो प्रिंस एल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय सम्राट राम सिंह सेकंड को जाता है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो किसने जयपुर के जो राम सिंह सेकंड, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने, अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1897 की क्रांति के समय भी जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड थे दोस्तों। कौन थे? राम सिंह सेकंड थे, ये आप याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन के, स्टार लगा रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना इसको। सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किन नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो सवाई जय सिंह ने किस नगर के अंदर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो ये आरपीएससी हेडमास्टर 2012 के अंदर और पुलिस कांस्टेबल 2014 के अंदर। तो देखिए, हेडमास्टर आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है, वहीं फिर कांस्टेबल परीक्षा 2014 के अंदर कांस्टेबल में भी पूछ लिया गया। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को हम यहाँ से आरपीएससी है या फिर कोई भी अधीनस्थ बोर्ड है राजस्थान का, वो है, वो क्या करता है दोस्तों, रिप्लाई कर देता है क्वेश्चन को। इसलिए मेरा यही मकसद है इस सीरीज़ को चलाने का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय सिंह ने है वो कहाँ पर नहीं करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आगरा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आगरा। आगरा के अंदर है वो वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर करवाया था? उज्जैन में वेधशाला का निर्माण करवाया, मथुरा में करवाया, बनारस में करवाया, और एक जयपुर के अंदर करवाया। कहाँ पर? जयपुर में। और एक करवाया दिल्ली के अंदर। 5 शहरों के अंदर है वो सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया दोस्तों। तो ये आप है वो याद रखना दोस्तों, सवाई जय सिंह, ये देख लीजिए आप। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना किसके? विद्याधर नामक बंगाली इंजीनियर की सहायता से करने के उपरांत भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया, जो वर्तमान में दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित हैं। तो ये 5 नाम याद रखना। और जयपुर शहर का जो नक्शा किसने तैयार किया था? विद्याधर इंजीनियर ने तैयार किया था। और जयपुर की स्थापना किसने की? जय सिंह ने की थी दोस्तों, ठीक है। सवाई जय सिंह ने कब? 1727 में। कब? 1727 में। आप ये इतनी बात है वो अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने ब्रह्मभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था? तो भाई साहब, ब्रह्मभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? जो प्रतिहार शासक था, तो नागभट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागभट्ट। और यह आरपीएससी हेडमास्टर एग्जाम 2012 में पूछा गया है दोस्तों। तो नागभट्ट है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नागभट्ट के बारे में, अच्छे से विस्तार से देखिए। देखिए, नागभट्ट सेकंड प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाई। तो कन्नौज को जीतकर राजधानी किसने बनाई? प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट सेकंड। उसे ब्रह्मभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर यह उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किस शासक को हराकर धारण की थी? तो धर्मपाल को हराकर, जो क्या था, पाल शासक था, उसको हराकर यह उपाधि धारण की थी। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? 815 के बुचकुल्ला अभिलेख में मिलता है। कहाँ पर यह बात मिलती है दोस्तों? तो बुचकुल्ला अभिलेख में यह बात है वो मिलती है। उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। किसने भाई साहब? तो यह नागभट्ट सेकंड ने। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बताइए भाई, निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो अभी हमने देखा था
कीर्तिपाल जो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक है, समय सिंह भी थे और उदय सिंह भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वत्सराज। वत्सराज है वो चौहान वंश के शासक नहीं, ये क्या है? प्रतिहार वंश के शासक है। तो वत्सराज है वो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वत्सराज हो जाएगा। और यह कॉलेज व्याख्याता 2016 के अंदर आया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज। अब जालोर के चौहान वंश की हम बात करें तो इसके अंदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कानड़देव। कौन से हैं? कानड़देव। कानड़देव को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य है वो 1311 के अंदर क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है, जिसमें जालोर के अंदर क्या होता है? साका होता है, ये आप याद रखना। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह कौन सा साका था? जो साका की बात करें तो तीसरा साका था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था? तो 1301 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? 1301 के अंदर रणथंभौर पर, और 1303 के अंदर चित्तौड़ पर, और 1311 के अंदर है वो कहाँ पर? जालोर पर आक्रमण किया था। तो ये बात आप है वो याद रखना। ठीक है, कानड़देव के पुत्र का नाम था वीरमदेव। क्या था? वीरमदेव। और वीरमदेव का से प्रेम होता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोज़ा। फिरोज़ा को कौन पसंद था? वीरमदेव। और यही पूरा युद्ध का कारण क्या था? फिरोज़ा और वीरमदेव का प्रेम संबंध था दोस्तों। तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, वत्सराज 778 से 781 तक शासक रहा था। ये किसका पुत्र था? देवराज का पुत्र था। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था। तो वत्सराज गुर्जर प्रतिहार का क्या था? प्रतापी शासक था। उसने मांडी वंश को पराजित किया तथा बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहा गया? वत्सराज को है वो वत्सराज को क्या कहा गया? रणहस्तिन कहा गया। ये आप है वो याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी को की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानड़दे प्रबंध। कानड़दे प्रबंध। ठीक है, ये आप याद रखना। अब देखिए, इसके बारे में आप अच्छे से देखिए। पद्मनाभ नामी द्वारा, किसके द्वारा? पद्मनाभ के द्वारा कानड़दे प्रबंध में जालोर के चौहान कानड़देव एवं वीरमदेव तथा अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष है वो किस में दर्शाया गया है? कानड़दे प्रबंध के अंदर दर्शाया गया है। और इसके अंदर वीरमदेव एवं अलाउद्दीन की पुत्री फिरोज़ा का प्रेम प्रसंग आदि का भी वर्णन किया गया है। तो किस, अगर पूछा जाए कि किस लेख या केंद्र हमें कानड़देव के पुत्र वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोज़ा का प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णन मिलता है? तो कानड़दे प्रबंध के बारे में मिलता है, जिसके लेखक कौन है? पद्मनाभ थे। ये बात आप है वो याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी पटवारियों के लिए। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज, कौन सा? संगीत राज कितने कोषों में विभक्त था? और यह पटवारी परीक्षा 2016 के अंदर आया हुआ है। तो कितने संगीत राज है वो 4 कोषों में विभक्त था। कितने कोषों में विभक्त था? 4 कोषों में विभक्त था। अब बात आई है राणा कुंभा की। तो राणा कुंभा का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? 1433 से लेकर 68 तक था। ठीक है दोस्तों, राणा कुंभा को है वो हिंदू सुल्तान कहा जाता है, रायनो रायथान कहा जाता है। और बात करें तो हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, सेल गुरु, राजेश्वर, ये सभी उपाधियाँ है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, अब और बात करें तो महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। 84 में से
मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। और इसी कारण इन्हें स्थापत्य कला का, मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ये बात आप याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि कुंभा की हत्या किसने की थी? तो कुंभा की हत्या इसके पुत्र उदा ने की थी। और यह मेवाड़ इतिहास का प्रथम पितृहंता कौन था? कुंभा का पुत्र था उदा। कौन था? उदा था दोस्तों। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, और कुंभा किसका पुत्र था? तो राणा कुंभा है वो मोकल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मोकल के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? मोकल के। और मोकल किसका पुत्र था? राणा लाखा का पुत्र था। राणा लाखा का पुत्र था। तो लाखा कुंभा का क्या लगा? दादोसा लगे। क्या लगे? दादोसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आरपीएससी 3rd ग्रेड 2009 में, और फिर 2nd ग्रेड 2011 में, और फिर यही प्रश्न है वो 2012 में कारापाल परीक्षा के अंदर पूछा गया। तो इसका जो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है दोस्तों, यह कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगुंदा के अंदर। कहाँ पर हुआ? गोगुंदा के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अब गोगुंदा में कैसे हुआ उसकी आप हिस्ट्री समझिए। इसमें हुआ क्या कि हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मान सिंह ने यह अपनी सेना का पड़ाव डाला था। ठीक है, महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात, देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राज तिलक इसी बाड़ी के किनारे हुआ जहाँ आज एक छोटी छतरी बनी हुई है। कहाँ पर? गोगुंदा के अंदर। ठीक है, ज्ञात तो है कि महाराणा प्रताप का विधिवत कुंभलगढ़ में हुआ। तो अगर पूछा जाए तो अपनी राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर। लेकिन राज तिलक विधिवत रूप से कहाँ पर हुआ था? किस दुर्ग में हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। अब बात करें तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ कब था? देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म है वो 1540 में हुआ, 9 मई 1540। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1572। कब हुआ? 1572। और इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1597। कब हुई थी? 1597। तो ये आप डेट याद रखना। जन्म 1540 में, राज्याभिषेक 1572 में, और इनकी जो मृत्यु है वो 1597 में हुई थी दोस्तों। ये बात आप याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, और ये RS 2016 के अंदर आया हुआ है। RS 2016 के अंदर आया हुआ है कि कुंभा के दरबार में नहीं था। तो कौन सा नहीं था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मुनि जिन विजय सूरी। कौन नहीं था? मुनि जिन विजय सूरी, ये कुंभा के दरबारी विद्वान नहीं थे। ठीक है, ये आप याद रखना। कुंभा के बारे में मैंने बता दिया। इनके पिता का नाम मोकल था। ठीक है, और 1433 से लेकर 68 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, और इन्होंने 1437 के अंदर एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को कहा जाता है सारंगपुर का युद्ध, और उसकी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने? विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था। 84 में से 32 दुर्गों के निर्माता कौन है? राणा कुंभा है। और यह बात कौन कहता है? यह श्यामल दास कहता है। श्यामल दास के अनुसार। ठीक है, जिसकी रचना क्या है? वीर विनोद है। वीर विनोद के रचयिता कौन है? श्यामल दास है। ये बात आप याद रखना। अब देखते हैं कौन कौन कुंभा के दरबारी विद्वान थे। तो देखिए, कुंभा के दरबारी साहित्यकार कौन थे? सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव,
भुवन सुंदर सूरी, माणिक्य, सुंदरगणी, मंडन, गोविंद, नाथा और सारंग व्यास, ये सभी क्या थे, कुंभा के दरबारी साहित्यकार थे। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये कुंभा के साहित्यकार थे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और यह भी RAS 2016 के अंदर आया हुआ है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो ये था झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर था दोस्तों, झुंझुनू के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेखावाटी है वो 3 जिलों से मिलकर बनता है। शेखावाटी क्षेत्र है वो 3 जिलों से, एक तो बनता है चूरू, एक है झुंझुनू और एक है सीकर। क्या है, सीकर। इन तीनों जिलों से मिलकर बनता है शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। और शेखावाटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। और पक्के कुओं को क्या कहा जाता है, नाड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाड़े। ये आप याद रखना। यहाँ पर खेतड़ी नाम आया, तो खेतड़ी के अंदर क्या है दोस्तों, खेतड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान के अंदर फैली हुई है, उसका जो राजस्थान के अंदर जो समाप्ति स्थल है वो कहाँ पर, अरावली का खेतड़ी के अंदर है। और खेतड़ी से हमें क्या निकाला जा रहा है, तांबा निकाला जा रहा है। ठीक है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की लेड कहाँ पर है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो खेतड़ी के अंदर है, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। RPSC हेडमास्टर एग्ज़ाम 2012 के अंदर आया हुआ है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध। आगे दे रखा है इन युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है, कालानुक्रम क्या है। तो इसका जो सही कालानुक्रम क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था, 1437 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ था। फिर कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर। कब हुआ था, 1527 के अंदर। ये बात आप याद रखना। उसके बाद में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 के अंदर। कब हुआ था, 1576 के अंदर। और फिर दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 के अंदर। कब हुआ, 1582 के अंदर। तो पहले क्या आ रहा है, C आ रहा है। उसके बाद में क्या आ रहा है, A आ रहा है। उसके बाद में हल्दीघाटी युद्ध B आ रहा है। और फिर D आ रहा है। तो जिसके अंदर CABD और ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सारंगपुर का युद्ध 1437 में कुंभा ने इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ बाबर और सांगा के मध्य। 1576 में युद्ध हुआ हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और 1576 में दिवेर का युद्ध हुआ। 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध हुआ जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप भी थे। ठीक है, वैसे इस युद्ध का नेतृत्व है वो अमर सिंह ने किया था, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप है वो इनको और विस्तार से देख लीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। सारंगपुर का युद्ध 1436-37 के अंदर है ये। ठीक है, 37 के अंदर महाराणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें महाराणा कुंभा की क्या हुई थी, विजय हुई थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार 18 जून,
ठीक है। और 21 जून है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों के अनुसार है, ठीक है। ये बात आप याद रखना के अनुसार 1576 में मान सिंह जो अकबर की तरफ से थे और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। दिवेर का युद्ध, इसे मैराथन का युद्ध कहा, किसने? टोड ने कहा, ठीक है। और हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपल्ली कहा गया, ठीक है, थर्मोपल्ली कहा गया। यह 1582 में महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य हुआ, जिसमें प्रताप विजय रहे। तत्पश्चात उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाई। तो दिवेर युद्ध के पश्चात है वो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई। ये बात भी आप है वो याद रखना दोस्तों। तो ये चारों के चारों युद्ध है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी, तो आप अच्छे से इनको याद कर लेना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 के अंदर हुआ। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने नई राजधानी कौन सी बनाई थी? तो हमने अभी पढ़ा था चावंड। चावंड इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गोगुंदा के अंदर राज तिलक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन विधिवत रूप से महाराणा प्रताप का राज तिलक वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। और उदयपुर जो किसने बसाया था? महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह ने उदयपुर शहर का निर्माण करवाया था और अपनी राजधानी उदयपुर को उन्होंने बनाई थी। चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने दिवेर युद्ध के पश्चात बनाई दोस्तों। तो ये आप है वो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? तो मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा गया? ये आप है वो बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध है। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा। ये बात है वो आप अच्छे से याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? पहले तो बात करें दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 के अंदर हुआ था, ठीक है। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य। किसके मध्य? अकबर के मध्य, ठीक है। और इसमें विजय कौन रहा था? दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप है वो विजय रहे थे दोस्तों। ये आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई। ये बात भी आप याद रखना। उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था, ठीक है। और वैसे दो डेट मिलती है, एक 18 जून जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार है, और एक 21 जून जो हिंदी अकादमी के पुस्तकों में मिलती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और 1576 में यह युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है, हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, और यह इसको खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, और इसको बनास का युद्ध भी कहा जाता है। ये आप है वो याद रखना हल्दी घाटी युद्ध को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? यह 1527 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। 17 मार्च 1527 के अंदर यह खानवा का युद्ध हुआ था। किसके मध्य? राणा सांगा। किसके मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य। किसके मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य। ये आप याद रखना, जिसमें बाबर क्या रहा था? विजय रहा था। और इस विजय के साथ ही यहाँ पर भारत में कौन सा वंश की नींव डली? मुगल वंश की नींव डली गई दोस्तों, ठीक है। तो मुगल वंश का संस्थापक भारत में कौन है? बाबर है दोस्तों, ठीक है। ये बात आप याद रखना। राणा सांगा जो खानवा युद्ध के अंदर लड़े थे, राणा सांगा के कितने घाव थे दोस्तों? 80 घाव उनके शरीर पर थे। ये बात भी आप याद रखना, पूछा जाता है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1437 में हुआ था, ठीक है। इसमें किसके बीच में हुआ था? तो यह मालवा के जो शासक थे महमूद, और यहाँ पर बात करें राणा कुंभा, तो कुंभा इसमें विजय रहा था। ये बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध
हुआ था, और यह सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया है। बाबर और राणा सांगा के मध्य जो निर्णायक युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था। और कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। ये बात भी आप है वो याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, ये वही क्वेश्चन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ था और कॉलेज व्याख्याता के अंदर आया हुआ है, ठीक है। और यह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1527, खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध जो भरतपुर के अंदर हुआ था, ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। जिसमें बाबर की क्या रही थी? विजय रही थी, और राणा सांगा इसमें हार तो उन्होंने नहीं मानी, लेकिन इनको है वो इस युद्ध से निकाल लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा युद्ध के समय राणा सांगा का जो राज मुकुट है वो पहनकर इस युद्ध में कौन लड़ा था? तो याद रखना, झाला अज्जा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, झाला अज्जा। झाला अज्जा है वो दोस्तों राणा सांगा का जो मुकुट है, मुकुट यानी कि आप जान गए होंगे जो राजा अपना मुकुट पहनते हैं वो पहनकर लड़ा था। कौन? झाला अज्जा। और यहाँ से राणा सांगा को इस युद्ध से बाहर निकाला था, ठीक है। तो इसमें झाला अज्जा अपनी वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये बात भी आप है वो याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीएसटीसी परीक्षा 2008, जो अभी बीएसटीसी परीक्षा होने जा रही है, तो ये बीएसटीसी वालों के लिए भी वेरी मोस्ट है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और प्रताप के बीच में, जिसमें यह अनिर्णायक युद्ध रहा था दोस्तों, ठीक है। अभी तक, और लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान में हम देखें तो राजस्थान सरकार ने है वो इस युद्ध का विजेता, हल्दी घाटी युद्ध का विजेता है वो किसको बताया है? राणा प्रताप को बताया है। महाराणा प्रताप को है वो इस युद्ध का विजेता है वो राजस्थान सरकार ने माना है दोस्तों। ये बात भी आप है वो याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। किस युद्ध में? खातौली के युद्ध में परास्त किया था। और यह आरएएस प्री एग्जाम 2012 के अंदर आया हुआ है। खातौली का युद्ध अब हुआ कब था? तो 1518 के अंदर खातौली का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये बात याद रखना। अब बात करें तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437। कब हुआ था? 1437। ये बात भी आप याद रखना। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? कि खानवा दे रखा, खानवा, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ये बात भी आप है वो अच्छे से याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए, खातौली के युद्ध 1518 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा की क्या रही थी? विजय रही थी दोस्तों। इसमें इब्राहिम लोदी को हार गए थे, और उस समय इब्राहिम लोदी क्या था? भारत का शासक था, ठीक है। भारत का शासक था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का शासक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? सेकंड ग्रेड हिंदी 2011 के अंदर आया हुआ है। तो इसके अंदर खातौली के युद्ध के अंदर जो 1518 के अंदर लड़ा गया था, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने परास्त किया था दोस्तों। ये बात आप याद रखना। राणा सांगा जो एक महान योद्धा थे, मेवाड़ इतिहास के व भारत के इतिहास के अच्छे शानदार हम बात करें तो बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली शासक कौन थे? महाराणा सांगा। अगर महाराणा सांगा जो किसको परास्त किया था? इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर का शासक बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया दोस्तों। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो समर्पण नहीं किया, किसने नहीं किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन। और ये RAS 2012 के अंदर आया हुआ है कि यह राजपूत शासक था जो मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा। कौन था? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन है वो किसके पुत्र थे? तो ये दोस्तों मालदेव के पुत्र थे। किसके? मालदेव के तीसरे पुत्र थे ये दोस्तों, मालदेव। मालदेव कहाँ का शासक था? तो मालदेव मारवाड़ का शासक था। तो रावचंद्र सेन कहाँ के शासक हुए? मारवाड़ के शासक हुए। अब बात करें तो यहाँ पर मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष किया, तो उस समय मुगल शासक कौन थे? रावचंद्र के सेन के समय मुगल शासक थे अकबर। कौन था? अकबर। कौन था दोस्तों? अकबर। ये बात आप ही याद रखना। तो अकबर के विरुद्ध उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का संघर्ष है वो जारी रखा। उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। 1517 के अंदर अकबर ने जब नागौर दरबार लगवाया था नागौर के अंदर, तब रावचंद्र सेन है वो वहाँ यहाँ से उठकर आ गए थे और यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों। ठीक है, तो इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, वैसे ही रावचंद्र सेन जो मारवाड़ के एकमात्र शासक जिन्होंने वो अधीनता स्वीकार नहीं की और जंगल भटकते रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान का कौन सा शासक था जो महलों की बजाय जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया? तो वो रावचंद्र सेन थे दोस्तों। ये बात भी आप है वो याद रखना दोस्तों। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है आमेर के राजा भारमल। भारमल ने सबसे पहले है वो मुगलों की क्या अधीनता स्वीकार की थी। ये बात भी आप याद रखना दोस्तों। ठीक है, और मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह थे जो मुगलों के साथ सबसे पहले संधि उन्होंने की थी दोस्तों। ये बात भी आप याद रखना। और बीकानेर के राजा राय सिंह जो मुगल दरबार के अंदर एक विश्वसनीय पद पर स्थित थे दोस्तों, और ये बीकानेर के शासक थे दोस्तों। और इनको जब रावचंद्र सेन जंगलों में थे तब उस समय जो मारवाड़ का जो शासक किसको नियुक्त किया था अकबर ने? राजा राय सिंह को नियुक्त किया था जो बीकानेर के शासक थे दोस्तों। तो ये बात आप है वो याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए, रावचंद्र सेन जो 1562 से 81 ईस्वी तक राव मालदेव के तीसरे पुत्र रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। यह पहला राजपूत शासक था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उसके विरुद्ध मरते दम तक संघर्ष की नीति का अनुसरण किया। तो ये बात आप याद रखना। कौन था? रावचंद्र सेन था और मालदेव का पुत्र था। और आपको बात करें तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का यानी मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन है? राव मालदेव। कौन है दोस्तों? राव मालदेव है वो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता है। कौन? मालदेव। अपने पिता गंगा की उन्होंने क्या की दोस्तों? हत्या की। ये बात भी आप याद रखना। और मेवाड़ का प्रथम पितृहंता उद्दा है। ये बात आप याद रखना। और चौहान वंश का प्रथम शासक जो पितृहंता कौन है वो आप कमेंट कर बताइए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है और ये पटवारी 2011 के अंदर आया हुआ है। तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको माना जाता है? रावचंद्र सेन को माना जाता है जो मालदेव के तीसरे पुत्र थे और उन्होंने मुगलों के विरोधी रहे थे। ये क्या रहे थे? मुगलों के विरोधी भी रहे थे। ये आप है वो याद रखना दोस्तों। राणा संग्राम सिंह जो उनको अच्छे से हमने पढ़ लिया दोस्तों। और महाराणा उदय सिंह ये महाराणा प्रताप के क्या हैं? पिताजी हैं दोस्तों। और उन्होंने उदयपुर शहर का भी निर्माण 1559 के अंदर उदयपुर शहर बसाया था और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई थी उदय सिंह ने। ठीक है, और उदय सिंह ने उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया था। ये बात भी आप है वो याद रखना। आगे बढ़ते हैं
मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। तो मालदेव के पश्चात है वो मारवाड़ का शासक कौन बना दोस्तों? चंद्रसेन बना। और यह सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 के अंदर आया हुआ है। तो चंद्रसेन है वो मालदेव के पश्चात मारवाड़ के शासक बने दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी था। तो जोधपुर के अंदर जो वंश था वो राठौड़ वंश था, और उस राठौड़ वंश में से जो अकबर का जो प्रबल प्रतिरोधी था या विरोधी था वो कौन था? राव चंद्रसेन थे। तो ये बात आप याद रखना, कौन थे? राव चंद्रसेन। देखिए राव चंद्रसेन के बारे में कैसे अभी हमने 3-4 क्वेश्चन देखे हैं और वो कैसे घुमा घुमा कर पूछा है इस क्वेश्चन को। तो आप है वो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे भी पूछे हम उनको अच्छे से सटीक जवाब दे सकें। तो आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके बहुत से छोटे बड़े भाई बहन हैं वो लाभ इसका उठा सकें। ठीक है। जोधा जिन्होंने जोधपुर को बसाया था। ठीक है। और मालदेव इसको जो कौन सा शासक है ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे मारवाड़ के। ठीक है। इन्होंने कितने 57 परगने जीते थे दोस्तों, ये भी आप याद रखना। और उन्होंने अपने पिता गांगा की हत्या की थी, और प्रथम पितृहंता कौन थे? मालदेव थे। ये बात आप याद रखना। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? बताइए भाई दोस्तों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई कब हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में। कहाँ पर? कुंभलगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये बात आप याद रखना। ठीक है। कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 के अंदर। ठीक है। और मेवाड़ का शेर कहा जाता है। ठीक है। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म है, यह देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर आया हुआ है, और ये 1540 का राइट आंसर हो जाएगा। 1540 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। तो महाराणा प्रताप के जो दरबारी विद्वान थे जिन्होंने मुहूर्तमाला की रचना की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रपाणि मिश्र। कौन थे? चक्रपाणि मिश्र, जो महाराणा प्रताप के ये एक दोस्त भी थे, सखा भी थे, और ये एक दरबारी कवि भी थे। ये बात आप याद रखना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? वो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो सारंगधर, ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति गौड़ इसके दरबारी विद्वान थे। विश्वरूप इसके किसके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। और वागीश्वर जनार्दन भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। लेकिन सारंगधर है वो इसके दरबारी विद्वान नहीं थे दोस्तों। अब पृथ्वीराज चौहान की बात आई है, तो पृथ्वीराज चौहान जो हिंदू राजा, अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। और चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। उन्होंने
इनके समय 2 युद्ध हुए थे जो आपको याद रखना है, त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 के अंदर और त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 के अंदर। ये बात आप है वो याद रखना। प्रथम युद्ध में किस किस के मध्य हुआ था, तो ये पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी प्रथम त्राइन युद्ध में। द्वितीय त्राइन युद्ध में भी किसके, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें द्वितीय युद्ध में गौरी की विजय हुई थी। और इसके बाद है वो यहाँ पर अंतिम हिंदू राजा का शासन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आप है वो याद रखना। यह शक्तिशाली शासक थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था और पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी। ये बात आप याद रखना। और इनके पुत्र का नाम था गोविंदराज। क्या नाम था? गोविंदराज। और गोविंदराज ने है वो कहाँ पर जाकर चौहान वंश की स्थापना की? बताइए भाई, कहाँ पर जाकर? रणथंभौर। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? गोविंदराज ने की दोस्तों। ये बात भी आप याद रखना, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। बढ़ते हैं आगे। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, हेडमास्टर परीक्षा 2018 के अंदर आया हुआ है, वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने मचान दुर्ग का निर्माण करवाया, बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया, भूमर दुर्ग का, और यहाँ पर है वो और भी दुर्ग का निर्माण करवाया था, वो जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग करवाया था। ठीक है, तो ये है वो आप याद रखना। भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था। महाराणा कुंभा को 32 दुर्गों का निर्माता किसने कहा था? वीर विनोद ने कहा था दोस्तों। और महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला की शुरुआत है वो महाराणा कुंभा के समय हुई थी। महाराणा कुंभा को संगीत प्रेमी होने के कारण इनको क्या कहा गया? भट्टाचार्य भी कहा गया था। ये बात भी आप है वो याद रखना दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आरपीएस CLDC एग्जाम 2012 के अंदर आया हुआ है कि निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को है वो, ये क्या थे? बौद्धिक, यानी कि ये एक तेज दिमाग के भी थे दोस्तों। क्या थे? शासक थे। और कलात्मक, उन्होंने अपनी स्थापत्य कला के कारण उन्होंने दुर्गों का भी निर्माण करवाया। हर चीज़ मतलब सेक्टर के अंदर ये क्या थे दोस्तों? अग्रणी थे, आगे रहते थे। जैसे संगीत प्रेमी भी थे, दुर्ग प्रेमी भी थे, युद्ध प्रेमी भी थे, और हर कार्य के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ थे। इसलिए महाराणा कुंभा को है वो क्या कहा जाता है? मेवाड़ का बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय किसको दिया जाता है? महाराणा कुंभा को दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर राणा सांगा भी शक्तिशाली शासक थे, लेकिन ये क्या थे? ओनली युद्ध प्रेमी थे। युद्ध प्रेमी कौन थे? राणा सांगा। ठीक है, और महाराणा प्रताप जो आप जानते हैं, उन्होंने मुगलों की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए महाराणा प्रताप को है वो एक सभी शासकों में से अग्रणी योद्धा माना जाता है दोस्तों। और उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। और उनकी माता का नाम था जयवंताबाई। ये बात भी आप है वो याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा के कृत है? और यह द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 के अंदर आया हुआ है। तो संगीत राज महाराणा कुंभा का ग्रंथ है।
संगीत मीमांसा भी महाराणा कुंभा का ग्रंथ है और शुद्ध प्रबंध भी क्या है, महाराणा कुंभा का क्या है, ग्रंथ है। तो ये कौन सा नहीं होगा, कलानिधि है वो, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि कौन से यानी सुमेलित करने हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर है वो सही हो जाएगा। संगीतराज, संगीत मीमांसा और शुद्ध प्रबंध है वो सभी, ये तीनों ग्रंथ किसके हैं, महाराणा प्रताप के हैं, इसलिए ये क्या थे, संगीत प्रेमी थे दोस्तों। ठीक है, महाराणा कुंभा, ये बात आप याद रखना। महाराणा कुंभा और जोधा के बीच में एक संधि हुई थी जिसका नाम है आबल बाबल की संधि। किस नाम से जाना जाता है, आबल बाबल की संधि। ये कब हुई थी, 1452 के अंदर, ये बात है वो याद रखना दोस्तों। ठीक है, यह करवाई किसने थी, हंसाबाई ने यह संधि इन दोनों के बीच में करवाई थी दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी, सोजत पाली के अंदर यह संधि हुई थी। सोजत पाली के अंदर किसको लेकर यह सीमा का निर्धारण किया गया, सीमा को लेकर यह जो विवाद था उसको लेकर यह संधि, आबल बाबल की संधि 1452 के अंदर किसके बीच में, कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं और यह जल प्रेरी 2017 के अंदर आया हुआ है। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान। कौन है दोस्तों, वासुदेव चौहान। इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी दोस्तों। कब की थी, 551 के अंदर उन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी दोस्तों। अब किसके अनुसार, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है वो चौहान वंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान है। और चौहान, ठीक है, ये इसके अनुसार है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है वो चौहानों को है वो क्या कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, यानी कि ब्राह्मण की संतान बताया गया है दोस्तों। ये बात आप याद रखना। ठीक है, वासुदेव क्या हो गए, इनके संस्थापक हो गए। और उस समय क्या थी राजधानी, सपादलक्ष, यानी कि सांबर है वो चौहानों की राजधानी थी वासुदेव के समय। ठीक है, अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, जिनको अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये बात आप याद रखना। सोमेश्वर किसके पिता थे, पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे। किसके पिता थे, पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे। कौन, सोमेश्वर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल का मूल नाम था। तो बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो दोस्तों क्या था, कालभोज था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालभोज। कालभोज है वो बप्पा रावल का मूल नाम था। अब यहाँ पर बप्पा रावल का आया है, तो बप्पा रावल को गुहिल वंश का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा रावल ने सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो क्या चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे, सोने के सिक्के। बप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाई थी, नागदा को बनाई थी, नागदा को। और बप्पा रावल ने है वो मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता था। मान मौर्य को हराकर क्या जीता था, चित्तौड़ दुर्ग जीता था। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। तो वास्तविक संस्थापक कौन है, बप्पा रावल। और बप्पा रावल क्या है, ये एक उपाधि भी मानी गई है कालभोज की। ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। ये बात भी आप याद रखना दोस्तों। ठीक है, और बप्पा रावल कोई हैं जो बप्पा की उपाधि, कालभोज को जो बप्पा की उपाधि वो किसने दी थी, हरित ऋषि ने दी थी। किसने दी थी, हरित ऋषि ने दी थी। ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये चित्तौड़ को दुर्ग को जीते थे। कब जीते थे, 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी बप्पा रावल ने। ठीक है, अल्लट इसके अंदर आया है। तो अल्लट है वो क्या है दोस्तों, उन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाई। किसको, आहड़ को अपनी राजधानी बनाई। और हम बात करें तो हरिया देवी हुण राजकुमारी थी, हरिया देवी से उन्होंने विवाह किया और यह
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाले शासक हैं दोस्तों। अब अल्लट ने नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की। तो नौकरशाही व्यवस्था किसने प्रारंभ की? अल्लट ने की दोस्तों। और ब्रह्म मंदिर का भी निर्माण अल्लट ने करवाया। अल्लट का जो उपनाम है वो आलू रावल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आलू रावल के नाम से जाना जाता है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राजपूत सरदार ने खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? और यह द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 के अंदर। तो रीट वालों के लिए यह सीरीज़ बहुत ही वेरी मोस्ट रहने वाली है, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह सीरीज़ कंटिन्यू चलने वाली दोस्तों। और यह इससे आपको पूरा इतिहास है वो कवर में करवाने का मेरा पूरा क्या है मकसद है, मेरा सपना है। ठीक है, तो आप है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद राज चिन्ह किसने धारण किया था? तो मैंने ये बताया भी था। कौन था? झाला अज्जा। झाला अज्जा ने है वो राज चिन्ह धारण किया था दोस्तों, मुकुट धारण किया था। ठीक है। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ कब था? 1527 में हुआ था। ठीक है। और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। और बाबर की विजय होने के बाद भारत का में मुगल वंश की क्या हुई? स्थापना हुई दोस्तों। और बाबर ने इस विजय के बाद में किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। ये बात भी आप है वो याद रखना। इस युद्ध के लिए बाबर ने किन किन का त्याग किया था? इन्होंने इस युद्ध के लिए बाबर ने कहा था कि मैं कभी भी शराब का सेवन नहीं करूँगा। और इसमें जिहाद का नारा दिया दोस्तों। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। तो ये बात भी है वो आप याद रखना खानवा युद्ध के दौरान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। चंपारण की संधि। ये चंपारण नहीं है भाई, चंपारण तो गांधी जी के समय हुआ था 1917 के अंदर। ये चंपानेर किसकी संधि है? चंपानेर। ठीक है, तो याद रखना। तो चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में हुई थी। ये बात आप याद रखना। देखते हैं चंपानेर की संधि या चंपारण की संधि 1456 में हुई थी। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य चंपारण की संधि हुई थी। ये दोनों किसके विरोध में यह संधि की थी? तो राणा कुंभा के विरोध में। राणा कुंभा को हराने के लिए इन दोनों ने संधि की थी। ठीक है, ये बात आप याद रखना। जैसे आजकल चुनाव होते हैं ना, तो एक कैंडिडेट को हराने के लिए दो कैंडिडेट मिल जाते हैं, तो वैसे ही राणा कुंभा को हराने के लिए ये दोनों है उन्होंने संधि की थी। ठीक है, उस संधि का नाम दिया गया चंपारण या चंपानेर की संधि। और यह कब हुई थी? 1456 में हुई थी। और 1452 में हुई थी आबल बाबल की संधि, जिसमें राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में हुई थी दोस्तों। ये बात आप याद रखना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए? RAS प्री एग्जाम 2003 के अंदर आया हुआ है। तो यह जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये किसके समय शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के समय यह राजस्थान के अंदर आए थे दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय यह आए थे। और पृथ्वीराज किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ है वो यह आए थे। उनको गरीब की नवाज भी कहा जाता है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब की नवाज कहा जाता है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान आप याद रखना। ये कहाँ के शासक थे? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे। ये अंतिम हिंदू सुल्तान या अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है इनको। ठीक है, ये याद रखना। राणा सांगा, महाराणा प्रताप और कुंभा ये क्या थे? मेवाड़ के शासक थे दोस्तों। ये मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय शासनकाल में राजस्थान में आए थे। ठीक है, और उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। ये बात भी आप है वो याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये बात भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे, तो कौन थे? हकीम खां शुर। कौन थे? हकीम खां शुर। हकीम खां शुर आरपीएससी के अंदर आया हुआ है 84 के अंदर। हकीम खां शुर क्या थे दोस्तों? महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सरदार थे, और ये क्या थे? सेनापति थे। किसके सेनापति थे? सेनापति थे। किसके सेनापति थे? महाराणा प्रताप के सेनापति थे। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना। सेनापति किसके थे? हकीम खां शुर थे, महाराणा प्रताप के। ठीक है, जो एक मुस्लिम सरदार थे। बढ़ते हैं अगले। चलो पहले व्याख्या देख लेते हैं। हल्दीघाटी युद्ध या गोगुंदा का युद्ध में महाराणा प्रताप व उनके मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी ने मुगल सूबेदार मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में सुनियोजित सेना को करारी टक्कर दी। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ इतिहास में थर्मोपल्ली कहा। इस युद्ध का वर्णन विख्यात लेखक बदायूनी ने अपनी पुस्तक या अपनी जो रचना है मुंतखब उत तवारीख में किया। किसको? हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किसने? बदायूनी ने। ठीक है, तो बदायूनी किसका दरबारी विद्वान था? अकबर का दरबारी विद्वान था। ये बात आप है वो याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था हकीम खां। कौन था? हकीम खां, जो सेकेंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 के अंदर आया था, हकीम खां। ठीक है, ये बात आप याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, हल्दीघाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो हल्दीघाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा दोस्तों। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली कहा था, और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। बदायूनी ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी ने। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? थर्मोपल्ली। थर्मोपल्ली या थर्मोपोली कहा। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। और अबुल फजल ने क्या कहा दोस्तों? खमनोर का युद्ध। क्या कहा? खमनोर का युद्ध। ये बात आप याद रखना। देख लीजिए, हल्दीघाटी युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध, और कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली कहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 39। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, साम्राज्यवादी नीति। क्या थी? साम्राज्यवादी नीति थी अकबर की, क्योंकि गुजरात के साथ व्यापारिक महत्व में सबसे बीच में क्या आती थी? मेवाड़ आती थी, और मेवाड़ है वो प्राप्त करना चाहता था कौन? अकबर। लेकिन कभी भी है वो महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, और यह साम्राज्यवादी नीति का मुख्य उद्देश्य अकबर का था दोस्तों। ठीक है, ये बात आप याद रखना। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, उनके नाम क्या थे? तो देखिए, महाराणा प्रताप के जो हाथी थे लूणा और राम प्रसाद, और इधर कौन थे? गजमुक्त और गजराज। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ग्रेड उर्दू एग्जाम 2011 के अंदर आया हुआ, और ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लूणा राम प्रसाद गजमुक्त
गजमुक्त और गजराज। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये आप है वो सुन लीजिए। हल्दीघाटी युद्ध के प्रमुख हाथी, तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। जो हल्दीघाटी युद्ध में राम प्रसाद को बंदी बना लिया गया और इसका नाम रख दिया गया वीर प्रसाद। ठीक है, और ये 28 दिन तक है वो कुछ भी नहीं खाया अकबर का, और ये है वो इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना और अकबर के हाथी का नाम था हवाई, और अन्य प्रसिद्ध हाथी लूणा, गजमुक्त और गजराज। ठीक है, ये आप याद रखना दोस्तों। तो पूछा जा सकता है कि अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवाई था। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? क्या था? राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। चेतक का नाम क्या था? चेतक घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। और मर्दाना किसका हाथी था? मर्दाना था मान सिंह का। और वीर प्रसाद, राम प्रसाद का नाम क्या रखा मुगलों ने? वीर प्रसाद रखा दोस्तों। ये बात आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावंड को है वो राजधानी बनाई दोस्तों। ठीक है, ये आप है वो याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, किसको बनाई थी? किसको बनाई थी दोस्तों? चावंड को। ये बात है वो अच्छे से आप नोट कर लेना, और ये ऐसा एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है और सेकेंड ग्रेड में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इस सेशन के अंदर हमने 42 क्वेश्चन देखे दोस्तों, और ऐसे ही 3-4 क्लास और रहने वाली है। और उसके साथ है वो जितने भी 25 वर्षों में राजस्थान राजवंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपके सामने करवा दूंगा दोस्तों। और यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेने वाली है, महत्वपूर्ण उपयोगी क्लास यह रहने वाली है दोस्तों। तो इनको आप देखना न भूलें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ यह फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस सीरीज़ को देखकर अपने भविष्य को, अपने सपने को साकार कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ। और आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।